नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। इस वक्त की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सस्ती होगी यूके से भारत आने वाली लग्जरी कारें। 15 जुलाई से लागू होगा भारत यूके के बीच एफटीए। ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाली कारों पर टैरिफ रेट कोटा का नोटिफिकेशन जारी। इंडिगो को डीजीसीए की चेतावनी, खतरनाक सामान की ढुलाई से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर दी वार्निंग। बाजार में बढ़ा तेजी का मोमेंटम, निफ्टी सेंसेक्स शानदार बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। रियल्टी, पीएसयू बैंक, आईटी शेयरों में तेजी। जून में निवेशकों ने जमकर की बाजार में शॉपिंग। इक्विटी फंड्स में निवेश 26% बढ़ा। स्मॉल कैप मिड कैप के साथ लार्ज कैप में भी जमकर निवेश। गोल्ड ईटीएफ में भी आउटफ्लो की जगह इनफ्लो। 1 महीने गिरने के बाद एसआईपी में फिर से बढ़त। नकली दवाओं पर सख्ती की तैयारी। दवाओं की पैकेजिंग बनाने वालों पर सरकार की पैनी नजर। दवाओं के रैपर, बॉक्स, लेबल समेत पैकेजिंग के गलत इस्तेमाल पर लगेगी रोक। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। हाई अल्कोहल वाली दवाओं पर सरकार की सख्ती। अब सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर ही मिलेगी ऐसी दवाएं। मेडिकल स्टोर को इन दवाओं की बिक्री का रखना होगा रिकॉर्ड। व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर मामले में मेटा ने सरकार को सौंपा जवाब। आईटी मंत्रालय कर रहा है जवाब की समीक्षा। सरकार को टेलीग्राम और सिग्नल के जवाब का इंतजार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 3 आरोपियों से पूछताछ में खुलासा। शेयर बाजार में पैसा लगाने की बात कबूली। जमीन खरीदने और ब्याज पर पैसा देने की बात भी मानी। नए नियमों के विरोध में पैसे की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। यूके से भारत आने वाली इंपोर्ट होने वाली लग्जरी गाड़ियां सस्ती होने वाली है। भारत और यूके के बीच एफटीए 15 जुलाई से लागू होगा। इस बीच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाली कारों पर लागू होने वाले टैरिफ रेट कोटा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस खबर की पूरी डिटेल बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। जी हां, अगर आप लग्जरी इंपोर्टेड कारों के शौकीन हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड डील की घोषणा हुई थी वो 15 तारीख से इस पर दस्तखत हो जाएगा और ये लागू हो जाएगा। और ये जो ट्रेड डील के ये जो बातें लागू हो रही हैं, दरअसल कार के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो भी महंगी कारें होंगी यूके की, जो भी लग्जरी कारें होंगी यूके की, उस पर ड्यूटी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। अभी जो है ड्यूटी 110% है, वो घट करके 30% हो जाएगा। और ये बता दूं कि 3000 सीसी से ज्यादा पेट्रोल वाली गाड़ियां और 2500 सीसी से ज्यादा डीजल इंजन वाली जो 10,000 कारें आएंगी, उस पर यह ड्यूटी 110% से घटकर सीधा 30% हो जाएगा। सोचिए कि दाम में करीब 70% से 40% की कटौती आपको मिल जाएगी महंगी लग्जरी कारों पर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ट्रेड डील किया गया है यूके के साथ, उसके लागू होने के साथ ये तय किया गया है कि पहले साल ब्रिटेन से 20,000 कारें जो हैं वो पेट्रोल डीजल की पैसेंजर कारें रियायती कस्टम ड्यूटी पर इंपोर्ट की जा सकेंगी। यानी पहले साल में 20,000 कारें जो इंपोर्ट होंगी यूके से, उस पर कस्टम ड्यूटी कम होगा। उसमें से 10,000 जो कारें होंगी वो आपको बताया 3000 सीसी से ज्यादा पेट्रोल और 2500 सीसी ज्यादा डीजल इंजन वाली कारें, जिस पर 110% से घटा करके इंपोर्ट ड्यूटी 30% कर दी जाएगी। 5000 कारें ऐसी होंगी जो थोड़े से मिड सेगमेंट वाली होंगी। 1500 सीसी से 3000 सीसी के बीच वाले पेट्रोल इंजन वाली कारें और 1500 सीसी से 2500 सीसी वाले डीजल इंजन वाले कारें, ऐसी 5000 कारें जो पहले साल इंपोर्ट होगी, उस पर कस्टम ड्यूटी अभी 66%, जी हां 66% लगती है, वो घट करके 50% हो जाएगी। यहां भी ये सस्ती हो जाएंगी इंपोर्टेड कारें। और थोड़ी सस्ती कारें आप लेना चाहते हैं, इंपोर्टेड कारें यूके में बनी हुई, तो वो भी सस्ती होंगी, क्योंकि 1500 सीसी तक के इंजन वाली 5000 कारों पर भी कस्टम ड्यूटी 66% से घटा करके 50% करने का फैसला लिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसे डील पर दस्तखत होगा ये इस पे लागू हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं कि 15 साल जब पूरे हो जाएंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको सेटा भी कहते हैं, लागू होने के बाद, तो सभी तरह की जो कारें होंगी, पेट्रोल और डीजल की कारें जो यूके से आ रही होंगी, वो सिर्फ
और सिर्फ 10% इंपोर्ट ड्यूटी पा सकेंगी। सारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, सिर्फ 10% रहेगी। तो महंगी और इंपोर्टेड कारें आने वाले दिनों में सस्ती होने वाली है। थोड़ी सी मिड सेगमेंट की कारें भी आगे चलकर सस्ती हो जाएंगी। तो अगर आप कार के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। देश में नकली दवाओं की सप्लाई रोकने के लिए सरकार नया रेगुलेटरी सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक दवाओं की प्रिंटेड पैकेजिंग बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनियों और सप्लायर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी की जा रही है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, अक्सर जब हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं कोई मेडिसिन खरीदने के लिए तो सबसे पहले हम ब्रांड देखते हैं और पैकेजिंग देखते हैं, और पैकेजिंग और ब्रांड देखकर हम भरोसा कर लेते हैं कि ये दवा असली है। लेकिन कई स्थितियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार जो पैकेजिंग आपको एकदम असली लग रही है वो असली नहीं बल्कि नकली है, जो कि नकली दवा बेच रही है। जी हाँ, इसी तरह का जो पूरा नेक्सस है इसको खत्म करने के लिए अब सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही है, जिसके तहत जो प्रिंटेड पैकेजिंग है, खासतौर पर जो दवाओं की प्रिंटेड पैकेजिंग है, उसे बनाने वाली कंपनियां और सप्लाई करने वाली कंपनियों को अब एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाया जाए। ये सिफारिश की गई है डीसीसी की तरफ से। डीसीसी की बात करें तो ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी, जिसने ये सिफारिश की है कि जिस तरह से बाजार में नकली दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं, उन्हें रोकने के लिए ये कदम उठाया जाना जरूरी है। अब इसके तहत क्या होगा, खास तौर पर जो बॉक्स है, लेबल है, रैपर है, ये जो पैकेजिंग के लिए गलत इस्तेमाल में लाए जाते हैं उस पर रोक लगने में मदद मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि ये सिफारिश है, इस पर स्टेक होल्डर से राय मांगी जाएगी, और अगर ये आगे नियम में बदलती है तो इसके लिए ड्रग्स रूल 1945 में संशोधन करना होगा। और जाहिर तौर पर जिस तरह से एक्सपर्ट और डॉक्टर भी मानते हैं कि नकली दवा से जान को भी खतरा है, इसलिए ये कदम काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी जो मौजूदा सरकार की तरफ से एक QR कोड और 2D बार कोड का सिस्टम लागू किया गया है, उसका क्या? तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो पूरा QR और 2D बार कोड है ये टॉप 300 मेडिसिन पर ही एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर पैकेजिंग ही गलत हो रही है तो और ज्यादा धोखाधड़ी का खतरा आपकी सेहत से बढ़ जाता है। तो पैकेजिंग को लेकर पहली बार होगा कि जो कंपनियां पैकेजिंग कर रही हैं, बना रही हैं, उसकी सप्लाई कर रही हैं, उन्हें भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में लाया जाएगा। और 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं पर सरकार ने अपने नियम सख्त किए हैं। अब ये दवाएं सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर मिलेंगी और मेडिकल स्टोर को इन दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड भी रखना होगा। खबर की पूरी जानकारी दे रही है दीपाली नंदा। जी बिल्कुल, सरकार ने हाई एथिल अल्कोहल वाली दवाओं के लिए नियम को पहले से ज़्यादा सख्त कर दिया है। अब 12% से ज़्यादा एथिल अल्कोहल वाली दवाओं पर नए नियम लागू होंगे, या फिर जो 30 ml से बड़ी बॉटल है उस पर भी नया नियम लागू किया जाएगा। अब ये नया नियम क्या है? तो नियम ये है कि ऐसी दवाएं जिसमें 12% से ज़्यादा एथिल अल्कोहल की मात्रा है, ये दवाएं बिना लाइसेंस से ना ही बेची जा सकेंगी और ना ही बनाई जा सकेंगी, क्योंकि अब इन्हें शेड्यूल H1 कैटेगरी में सरकार ने रख दिया है। अब तक ये जो दवाएं थी ये जो शेड्यूल K के तहत आती थी, जिसमें लाइसेंस में छूट दी जाती थी, लेकिन अब H1 के दायरे में लाने के बाद इन दवाओं को OTC यानी कि ओवर द काउंटर जाकर आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अगर जो केमिस्ट की तरफ से इसकी बिक्री की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर ही की जाएगी। और साथ ही जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं जो इस तरह की एथिल अल्कोहल के कॉम्पोजिशन की दवाइयां बेच रहे हैं, उन्हें बाकायदा एक ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसमें 80 से 90% तक अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, और सरकार के पास इस तरह की जानकारी लगातार मिल रही थी कि इस तरह की दवाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर पर नशे के लिए। और यहाँ पर एक और बात बता दूं कि होम्योपैथिक की जो दवाइयां हैं उसमें पहले से ही ये नियम लागू है, लेकिन अब इसे एलोपैथिक में भी लागू किया जाएगा, और ये बड़ा बदलाव अगले 6 महीने में लागू हो जाएगा। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर सरकार की निगरानी लगातार बनी हुई है। इसी बीच मेटा ने इस मामले में अपना जवाब IT मंत्रालय को सौंप दिया है। फिलहाल मंत्रालय इस जवाब की समीक्षा कर रहा है। हालांकि सरकार को अभी टेलीग्राम और सिग्नल से जवाब मिलने का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। इस मामले की पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा।
29 जून को व्हाट्सएप ने अपने एक नए फीचर के लॉन्च की घोषणा की थी। इस फीचर के तहत मोबाइल नंबर की बजाय लोग यूजर नेम का इस्तेमाल चैट के लिए कर सकते थे, लेकिन इसके लॉन्च होते ही एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर काफी सारे सवाल उठाए। उनका कहना था कि इस फीचर का इस्तेमाल साइबर क्राइम और फ्रॉड करने के लिए हो सकता है। तो उसके बाद जो IT मंत्रालय है उसने व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी मेटा है उसको नोटिस भेजा और उस पर जवाब मांगा और कहा कि जब तक इस मामले में कंसल्टेशन पूरा नहीं हो जाता आप इस फीचर को होल्ड कर दीजिए। उसके बाद जो सरकार है उसने इसके साथ साथ जो दूसरे मैसेंजर ऐप हैं, जो टेलीग्राम है, सिग्नल है, उनको भी नोटिस भेजा और उनसे कहा कि आप इसके ऊपर जवाब दीजिए, क्यों आप इस यूजर नेम फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ने अब सरकार के जो नोटिस है उसका जवाब दे दिया है और सरकार इसको पूरी तरह से एग्जामिन कर रही है। हालांकि अभी भी सरकार के पास जो टेलीग्राम है और सिग्नल है उसका जवाब अभी नहीं आया है। तो उसे एक बार सब सारी कंपनियां सरकार को जवाब दे देती है तो सरकार उसके बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी। तीनों कंपनियों के ऊपर किस तरह से कंपनियां यूजर नेम फीचर को लेकर के आगे बढ़ सकती है, सरकार उसकी दिशा आगे तय करेगी। इंडिगो को DGCA ने खतरनाक सामान की ढुलाई से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर चेतावनी दी है। मामला जनवरी 2026 में हुई कार्गो स्पिलेज की घटना से जुड़ी है। पूरी डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, ये पूरा मामला इस साल जनवरी का है, जब इंडिगो की एक फ्लाइट के बाद उसमें कार्गो स्पिलेज की जो है घटना वो रिपोर्ट की गई ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के द्वारा। बाद में DGCA ने इस पूरे मामले की जांच की तो पाया कि इसमें डेंजरस गुड्स थे और जो डेंजरस गुड्स से जुड़ी जो SOP है, जो नियम है, उसका पालन इंडिगो ने ठीक से नहीं किया। तो DGCA की तरफ से इंडिगो को कारण बताओ नोटिस दिया गया। क्या करेक्टिव एक्शन लिए जा रहे हैं इसके बारे में पूछा गया तो ये जानकारी इंडिगो ने अब एक्सचेंजेस को दी है और ये कहा है कि इससे किसी तरह का फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है या ऑपरेशनल इम्पैक्ट नहीं है इंडिगो के ऊपर और रेगुलेटर के साथ वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो DGCA का नोटिस था उसमें बहुत साफ था कि SOP का पालन नहीं किया गया है और ये घटना बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले सकती थी। पश्चिम एशिया संकट की वजह से बढ़ी एयर कार्गो और लॉजिस्टिक्स की लागत आने वाले दिनों में कुछ कम हो सकती है। एयर कार्गो फेडरेशन ऑफ इंडिया का मानना है कि अगर जेट फ्यूल की कीमतों में और उछाल नहीं आता है तो एयर कार्गो फ्रेट रेट्स कुछ सस्ते भी हो सकते हैं। एयर कार्गो सेक्टर ने सरकार से उड़ान योजना की तर्ज पर एयर कार्गो के लिए भी एक विशेष प्रोत्साहन योजना की मांग की है। कि ATF प्राइसेस भी इसके साथ ही हमने देखा था काफी बढ़ गए थे। अभी चीजें थोड़ी सी कूल डाउन हो रही हैं। जो इम्पैक्ट हुआ था प्राइसिंग के ऊपर, कार्गो के कीमतों के ऊपर, आपको लगता है आने वाले दिनों में थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सकता है ये? देखिए, जो भी कार्गो की प्राइसिंग है उसमें कई एलिमेंट्स हैं। ऑफकोर्स प्राइस ATF का एक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कॉस्ट क्या है बिजनेस करने की, वो सब चीज़ें भी हैं। एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें एक साथ सही होंगी और कार्गो भी कुछ वापस आएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑर्डर्स रोक लिए थे, अगर वो ऑर्डर्स वापस आने लगेंगे तो फ्रेटर्स कैपेसिटी लेके आएंगे तो ये प्राइसिंग थोड़ा स्टेबलाइज हो सकती है। इधर बाजार की गिरावट का निवेशकों ने जमकर फायदा उठाया है। AMFI के डेटा के मुताबिक जून में MF में इक्विटी फंड्स में निवेश 26% बढ़ा है। वहीं एक महीना गिरने के बाद SIP में फिर से बढ़त दर्ज की गई है। जून में निवेशकों ने कहां लगाया है दांव, म्यूचुअल फंड्स के डेटा को डिटेल में समझा रहे हैं आशीष वर्मा। बेसब्री से नंबर का इंतजार रहता है और एम्फी ने जून मंथ का डेटा साझा कर दिया है और ऐसा कह सकते हैं जमकर पैसा लगाया गया है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंतजार होता है और सबसे बाद में नंबर आता है SIP का, वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। 31,781 करोड़ रुपीस जून मंथ का SIP नंबर, मंथ ऑन मंथ 0.3% का जंप और ये SIP इनफ्लोज 3 मंथ के हाईस पे आके खड़े हुए आपको नजर आएंगे। इक्विटी इनफ्लोज उसमें मंथ ऑन मंथ 26% का जंप देखने को मिलेगा। और वैसे ये भी ध्यान रखिएगा एक बहुत छोटे बेस से ये परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि 2026 का सबसे कमजोर आंकड़ा था पिछले महीने मई का, उससे बाउंस बैक करते हुए आपको इक्विटी के इनफ्लोज नजर आएंगे। और इसी इक्विटी इनफ्लोज का ब्रेकअप, यानी कि वो पैसा गया कहां, वो दिखा देता हूं।
वैसे सारी कैटेगरीज में एक अच्छा जंप है। लार्ज कैप्स में 30% का उछाल, मिड कैप में 39% का और स्मॉल कैप 13% का मंथ ऑन मंथ जंप दिखा रहा है। और इस बार का कैटेगरी लीडर कह लीजिए आप, 6090 करोड़ के इन्फ्लोज के साथ मिड कैप्स आपको नजर आएंगे। इवन गोल्ड ETF, लास्ट मंथ हम लोग कह रहे थे आउटफ्लोज हुए थे, पैसा निकला था तकरीबन 725 करोड़ रुपए का, वो भी बाउंस बैक होते हुए 3440 करोड़ रुपए के आसपास गोल्ड ETFs में इनफ्लोज नजर आएंगे। और कुल इंडस्ट्री के AUMs, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मंथ ऑन मंथ 3/4% बढ़ते हुए। अब इतने अच्छे इक्विटी फ्लोज के बाद ये मीनिंगफुली क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो ध्यान रखिए, क्योंकि डेब्ट फंड में बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट मंथ आउटफ्लोज हैं। और इस बार तो खैर वो क्वार्टर एंड भी था, तो आई एम श्योर लिक्विड फंड से पैसा निकाला होगा कॉर्पोरेट्स ने, वो एक रीजन है। खैर जो भी है, नंबर्स देख के आप ये कह सकते हो रिटेल इन्वेस्टर्स कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं मार्केट वॉलेटिलिटी को, और उनकी वो स्ट्रक्चरल कहते हैं ना रेजिलियंस, वो कंटिन्यू करती हुई कमेंडेबल नंबर्स हैं। और अब बात आज के बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल रहा। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। बाकी कैसा रहा बाजार का हाल बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे और काफ़ी अच्छा रहा फ्राइडे का सेशन मार्केट के लिए। मार्केट्स में कल के मुकाबले आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आज मार्केट ने अपने गेन्स को होल्ड किया। निफ्टी ने 24,200 का लेवल जो है वो क्रॉस किया। 20 DMA, 50 DMA और 100 DMA के ऊपर बंद हुआ है। और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर करीब 1% की बढ़त के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक में और भी ज़्यादा अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली और क्लोजिंग में देखिए तो यहाँ पर करीब 800 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप आज रिकॉर्ड हाई बनाया है इसने और काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है। इसके अलावा स्मॉल कैप में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो सबसे पहले इंडिया विक्स यहाँ पर एक कूल ऑफ देखने को मिला, जिससे पूरे मार्केट को सपोर्ट मिला। और आईटी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम नजर आया, करीब 2% की तेज़ी देखने को मिली। TCS के नतीजे जो है वो अनुमान से अच्छे रहे हैं और काफ़ी अच्छा नतीजों की उम्मीद की जा रही है इस बार आईटी से, तो सारे ही काउंटर्स आज फोकस में रहे। FMCG को छोड़कर बाकी सारे ही जो इंडेक्स है वो हरे निशान में बंद हुए। ऑटो, PSU बैंक, मेटल, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, सारे ही इंडेक्स में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। जियो फाइनेंशियल यहाँ पर 4% के अच्छे मूव्स देखने को मिले। HDFC लाइफ, अदानी एंटरप्राइजेज, SBI लाइफ, सारी ही जगह अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले। लेकिन निफ्टी को ड्रैग करने की कोशिश किसने की, यानी निफ्टी 50 के लूजर्स कौन रहे? आज डॉक्टर रेड्डीज लगातार दूसरे दिन यहाँ पर टॉप लूजर बना। जो इनकी एक दवा को लेकर कंसर्न चल रहे हैं, वहां से यहाँ पर लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। और इटर्नल, भारतीय एयरटेल, ये सारे काउंटर्स में भी जो अच्छी खासी तेजी थी वो कहीं ना कहीं फिजल आउट होती हुई नजर आई। इसके अलावा एक और जो फोकस में रहे वो थे आईटी शेयर्स। ये सारे काउंटर्स हैं जिनसे अच्छी खासी तेजी देखी गई। इसके अलावा ज्वेलरी शेयरों में आज काफी अच्छा मोमेंटम देखा गया और ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा खासा गेन्स जो है वो देखा गया। तो ये था आज के पूरे मार्केट का मूड माहौल। तो क्या बाजार में नए बुल रन की शुरुआत हो चुकी है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। बेफिक्र बाजार, शाम 7:57 पर। और आज समाचार में इस वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। एक तरफ दान गिरने की पूरी व्यवस्था बदल दी गई है और नई नियमावली लागू होने से 23 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ जांच अब चोरी के मनी ट्रेल तक पहुंच चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में चोरी की रकम के शेयर बाजार में निवेश और ब्याज पर चलाने जैसे पहलू सामने आए हैं। इसी कड़ी में रिश्तेदारों के बैंक खातों की जांच भी तेज कर दी गई है और कई खाते फ्रीज किए गए हैं। इस मामले में पूरी डिटेल बता रहे हैं अमित सिंह।
अयोध्या पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन परत दर परत आगे बढ़ रहा है उससे रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा एक आरोपी और उसका जो साथी अविनाश है, उन दोनों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की रिमांड के दौरान, तो मालूम चला कि इन्होंने जो चंदा चोरी से जो पैसा चोरी की थी उसका इन्वेस्टमेंट टैक्स से बचाने के लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने आसपास के इलाकों में जो कुछ लोग थे उन्हें इंटरेस्ट पर पैसे भी दिए थे। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस को कुछ जरूरी दस्तावेज भी मिले हैं, जैसे कि एक दस्तावेज है प्रॉपर्टी के पेपर्स। एक करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो एक 6.7 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी गई है, इसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ज्वेलरी भी बरामद किए गए हैं। तो अयोध्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है, परत दर परत जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं एसआईटी भी अपने अंतिम दौर में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो 23 कर्मचारी थे राम मंदिर के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सामूहिक रेजिग्नेशन दिया है। उनका कहना है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। दरअसल काउंटिंग पहले 2 शिफ्टों में हुआ करती थी, लेकिन अब एक शिफ्ट में होगी। जो नए नियम के मुताबिक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये काउंटिंग होगी। और ऐसे में ये जो 23 कर्मचारी हैं उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है। तो बहरहाल फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट का कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में जो सामूहिक इस्तीफा दिया गया है कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन काउंटिंग प्रोसेस में बदलाव किए गए हैं और सख्ती के साथ नियम लागू किए जा रहे हैं। सीसीटीवी से लैस किए जा रहे हैं हर तरफ, और जो लोग काउंटिंग करने के लिए जाएंगे वो जो ड्रेस पहनेंगे उसमें कोई पॉकेट नहीं होगा। जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए स्टार्टअप पॉलिसी 2026 और नए स्टार्टअप मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत स्टार्टअप्स के मासिक भत्ते से लेकर सीड फंडिंग तक को बढ़ाया गया है। और क्या है यूपी की नई स्टार्टअप पॉलिसी में, जानने के लिए देखिए कमलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ के पास छोटे से गांव बुलबुलपुर में 10,000 रुपए की छोटी सी लागत से अंजलि सिंह ने अकेले ही जूट फॉर लाइफ का एक स्टार्टअप शुरू किया था, जो अब 5 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच चुका है। इस सफर में अंजलि ने अपने साथ 250 महिलाओं को रोजगार का मौका भी दिया। यूपी में ऐसे ही स्टार्टअप्स के लिए माहौल बनाने के मकसद से यूपी सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है। आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है। 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इनक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और इसको बेहतर कार्य करने के लिए अब उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा। नई नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती भत्ते को 17,500 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है और ये रकम अब 1 साल की बजाय 2 साल तक मिलेगी। इसी तरह प्रोटोटाइप अनुदान 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, सीड फंडिंग 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। विशेष परिस्थिति में इसे 50 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही स्वतंत्र स्टार्टअप मिशन का गठन किया गया है, जिसकी कमान मुख्य सचिव के पास होगी। इसमें प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक क्लाउड रिम्बर्समेंट और 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड भी रखा गया है। एआई और डीप टेक जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जूट फॉर लाइफ जैसे स्टार्टअप को सफलता तक पहुंचाने वाली अंजलि मानती हैं कि यूपी सरकार की नई स्टार्टअप नीति छोटे उद्यमियों के लिए वरदान साबित हो सकती है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आएगा स्टार्टअप्स को शुरू करने वाले युवाओं के लिए। सारा इसमें सीड फंडिंग, प्रोटोटाइप फंडिंग को डबल कर दिया गया है। 5 से 10 लाख रुपए, 7.5 से 15 लाख रुपए सीधे। सीईओ भी अपॉइंट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी और स्टार्टअप्स को बहुत आसानी होगी अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। स्टार्टअप नीति राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य से सीधे जुड़ी हुई है। 2030 के लिए निर्धारित इस लक्ष्य में योगी सरकार स्टार्टअप्स की अहम भूमिका देख रही है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से।
फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। फीफा के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर मैच अपने नाम किया। टीम ने लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले फ्रांस 2018 और 2022 के फाइनल में पहुंची थी। कप्तान फिलिपिन एम्बापे और उस्मान डेम्बेले ने गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। अब अगला क्वार्टर फाइनल मैच स्पेन और बेल्जियम के बीच आज रात 12:30 बजे होगा। फ्रांस की जीत के बाद पेरिस में खूब जश्न मनाया गया। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप से मोरक्को के बाहर होने के बाद लंदन में मोरक्को समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कई जगहों पर फैंस ने सड़क पर हंगामा किया। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की और कई लोगों को हिरासत में भी लिया। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप भी रहिए खबरों पर अपडेट। इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।